पद्मश्री, खेल रत्न, वर्ल्ड चैंपियन के पीछे जो असली प्रमोद भगत है वो कौन है? डेफिनेटली जो अवार्ड्स दिखता है दुनिया को वो इतना आसान होता नहीं है। अचीवमेंट्स अवार्ड्स छोटे से गांव से लेके 2004 से स्टार्ट किया मैंने, तब इतना स्पोर्ट्स का इतना क्रेज नहीं था। सही बात है। तो आपके पेरेंट्स ने आपको कभी नहीं बोला कि यार पढ़ ले या ये काम कर ले, ऐसा कर ले, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, जो इंडियन पेरेंट की मेंटालिटी होती है काफी ऑफन? हमारे जो फैमिली थे उतना एफोर्डेबल नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली बैडमिंटन गेम एक एक्सपेंसिव गेम है, आपको शटल लगते हैं मैक्सिमम, तो उसमें था। बट फैमिली ने अच्छा सपोर्ट किया। तो सर एक ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में जहाँ आपको लगा कि यार दिस कुड एंड माय प्रोफेशनल करियर, की तब जैसे डर लगा या कोई फियर था, फेलियर था, ऐसा कुछ? Hello and welcome to Multifit Presents Myra Meets. Today we have with us somebody very, very special. A former world number 1, current world number 2, Olympic, Paralympic gold medalist, Arjuna awardee, Khel Ratna awardee and Padma Shri, Pramod Bhagat. Sir, welcome to the show. बहुत खुशी हो रही है आपको होस्ट करके। गर्व की बात है कि मैं आपके साथ आज बैठी हुई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू इनवाइट मी, और लेट्स सी हमारा कन्वर्सेशन कैसा रहता है। परफेक्ट, मजा तो आएगा, बाकी देखी जाएगी। डेफिनेटली। राइट, तो सर उस पद्मश्री, खेल रत्न, वर्ल्ड चैंपियन के पीछे जो असली प्रमोद भगत है वो कौन है? डेफिनेटली जो अवार्ड्स दिखता है दुनिया को वो इतना आसान होता नहीं है। अचीवमेंट्स अवार्ड्स तो बाद में मिल ही जाते हैं जब आप अचीव करते हो कोई चीज़। तो मैं यही बोलना चाहूँ कि जब मेरी जर्नी जो रही है, मतलब एक छोटे से गांव से लेके टोक्यो ओलंपिक तक का, वो डेफिनेटली जिस ज़माने में हमने चालू किया था, आई थिंक 2004 से स्टार्ट किया मैंने, तब इतना स्पोर्ट्स का इतना क्रेज़ नहीं था। धीरे धीरे खेलते खेलते जब स्पोर्ट्स में अपॉर्चुनिटी आती गई, खेलते गए, बहुत कठिनाई आई, बट डेफिनेटली अगर मैं आज यहाँ हूँ तो मैंने सारी जो हर्डल्स है उसको पार किया है, और मैं हैप्पी हूँ कि मैंने जो स्टार्टिंग से लेके अब तक जो डिसीजन लिए वो सब मेरे अच्छे थे, जिसके लिए मैं आज सक्सेस हो पाया इससे। 100% एब्सोल्युटली। सर, बहुत अर्ली ऑन आपकी लाइफ में आपको एक डिसेबिलिटी हुई, तो वहां से लेके आपने एथलीट बनने का सफर वो चूज कैसे किया, वो पाथ कैसे चूज किया? बिकॉज वो बहुत कन्वेंशनल पाथ नहीं है बहुत लोगों के लिए। बेसिकली मैंने चूज नहीं किया, क्योंकि अब जो स्पीड होता है उसके जरिए मुझे ये बैडमिंटन गेम मिला। क्योंकि जब मेरा डिसेबिलिटी आई थिंक मैं 5 साल में मुझे पोलियो हुआ था। अच्छा। उसके बाद मैं धीरे धीरे नॉर्मली जैसे नॉर्मल बच्चे एक्टिविटी करते हैं वैसे स्कूल जाना, ये सब करना हुआ धीरे धीरे। उसके बाद और इन जनरल आज सब बेसिकली जो स्टार्टिंग में रहता है, सबको क्रिकेट खेलना पसंद आता है, तो मैं भी थोड़ा बहुत ऐसे इंजन क्रिकेट खेलता था। तब बैडमिंटन गेम के बारे में पता चला मुझे, तो कोर्ट देख के मुझे लगा कि चलो क्रिकेट की ग्राउंड इतनी बड़ी होती है, बैडमिंटन तो छोटी ग्राउंड है, उसमें खेल लेंगे। बट जब खेलना चालू किया तब पता चला कि हर एक स्पोर्ट्स का अपना अपना एक वैल्यू है। तो उस वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई बैडमिंटन में। बट बहुत आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। डेफिनेटली वो ट्रेनिंग करना, वो पहली बात तो एक्सेप्ट करना कि यार ठीक है, जो एक एथलीट है, मैं आई एम नॉट मे बी एज फास्ट एज दैट एथलीट और एज एजाइल एज दैट एथलीट, तो वो पहले एक्सेप्ट करना, फिर उस पर काम करना, फिर पैरालंपिक्स तक का सफर, वो कैसे तय किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे में ये चीज़ है कि हम वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते जो आप बता रहे हो कि हम औरों से थोड़ा वीक है। वो टोटली डिफरेंट थॉट है। अगर कोई भी, अगर आज के डेट में कोई भी अगर एज ए एथलीट जो पैरालंपियन है या डिसेबल्ड एथलीट्स है, उनसे पूछा जाए कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, तो नॉर्मल एथलीट उनका थॉट प्रोसेस, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, जो हमें प्रमोट करता है आगे अपने हमारे लाइफ में, कैरियर में, हमारे एम को चुनने में। और वही मेरे में था, क्योंकि मैं कभी मैंने सोचा कि मैं किसी और से
वीक हूँ या ये हूँ, तो मैं हर वक्त मैक्सिमम मैं लीड करता था हर चीज़ को। जैसे लाइक अगर जैसे मैंने अभी कहा था आपको, शुरुआती दिनों में हम क्रिकेट खेलते थे, तो अब जब हम खेलते थे तो मतलब इन जनरल गाँव हो गया या स्कूल में खेलना हुआ, तो उस वक्त मैं खुद कैप्टन बनता था अच्छा। और खुद लीड करता टीम को। तो मुझे लगता है कि नॉट ओनली मी, मैक्सिमम जो अदर पैरा एथलीट भी है, मैंने उनसे भी बात किया है, उनका भी करियर का बात सुना है, तो उन सब में एक ही चीज़, हम सब में एक ही चीज़ रेयर है, वो है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल। और हम किसी से कम नहीं सोचते अपने आप को, जिस कारण हमको लाइफ में हो, कैरियर में हो, स्पोर्ट्स में बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे जाने के लिए, और हम उसको क्रैक कर पाते हैं। सही बात है। कहा जाता है कि अगर आपकी मेंटालिटी स्ट्रांग है, आप दिमाग से स्ट्रांग हो, तो कुछ रोक नहीं सकता आपको। लोग कहते हैं, आप तो करके दिखा रहे हो। डेफिनेटली। डिसेबिलिटी आपकी फिजिकल लिमिटेशन कर सकती है, बट आपकी ड्रीम्स को लिमिट नहीं कर पाती, जो आप कर रहे हैं। सर, वो एक कौन सा मोमेंट था जो आपको लगा कि यार बैडमिंटन एक करियर बन सकता है, ये गेम बोल के नहीं रहेगा मेरे लाइफ में? मैंने कभी सोचा नहीं था। जब मैंने बैडमिंटन स्टार्ट किया तो मैंने कभी ये थॉट पे नहीं स्टार्ट किया था कि मुझे इसको करियर बनाना है। एज ए फन, मतलब नॉर्मली सब खेल रहे हैं तो सबके साथ खेलना है। धीरे धीरे तो मैं एंड इन जनरल मैं नॉर्मल एथलीट खेलता था, जैसे हमने बताया मैंने। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में, गांव में टूर्नामेंट्स हुआ करते थे ओपन, तो उसमें मैं खेला करता था ऐसे इन जनरल। तब मुझे 2004 में मुझे पता चला कि ऐसे पैरा बैडमिंटन भी होता है, जो कि पैरालंपियंस डिसेबल्ड एथलीट के लिए है, खेलना चाहिए। तो तब मुझे भी लगा था कि क्या खेले, क्योंकि मैं कभी अपने आप को ये थॉट पे दिया नहीं था। कोई बात नहीं, तो एक बार मैंने वहाँ जाके खेला, वहाँ पर खेला, तब पता चला कि पैरा एथलीट्स भी का भी कॉन्फिडेंस क्या होता है, और कैसे वो लोग फाइट करते हैं, कैसे मतलब अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। उससे पहले मैं सोचता कि मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ जो कि मैं पैरा होके ये स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ। तब जब सबके साथ मिला, तब मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मेरी वो दुनिया बन गई। सही बात है। तो आपके पेरेंट्स ने आपको कभी नहीं बोला कि यार पढ़ ले, या ये काम कर ले, ऐसा कर ले, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, जो इंडियन पेरेंट की मेंटालिटी होती है काफी ऑफन? वो तो था एक्चुअली। इन जनरल बोला जाए तो मेरे पापा मुझे बहुत बोलते थे कि बेटा पढ़ो, तुम थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो कहीं अच्छी जॉब मिलेगी, फिर अपना लाइफ सेटल करोगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, हैप्पी रहोगे। बट तब तक मैं बैडमिंटन चुन चुका था, और बैडमिंटन में मैं अपना रास्ता, मेरा जो अपना एम है वो सेट कर चुका था। तो उसमें मैं डटा रहा, आगे बढ़ते गए। बहुत हुआ बीच में, क्योंकि हमारे जो फैमिली थे उतना एफोर्डेबल नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली बैडमिंटन गेम एक एक्सपेंसिव गेम है, आपको शटल लगते हैं मैक्सिमम आप, तो उसमें था। बट फैमिली ने अच्छा सपोर्ट किया, और आगे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, और आज यहाँ आया। हाँ, तब नहीं डटे रहते तो आज वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनते थे सर। लवली। तो सर, एक ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में जहाँ आपको लगा कि या दिस कुड एंड माय प्रोफेशनल करियर, कि तब जैसे डर लगा, या कोई फियर था, फेलियर था, ऐसा कुछ? 2009 की बात है। मैं आई थिंक 19 और 18 ईयर का था जब मैं फर्स्ट यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बना था। साउथ कोरिया में टूर्नामेंट हुई थी, और मैं बहुत जोश में था और बहुत ही एग्रेशन में था कि 2011 गौतमाला में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, तो मैं उसके लिए बहुत प्रिपेयर कर रखा था। और बाद में हमें पता चला कि टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा ही नहीं रही है, तो मैं बहुत अपसेट रहा। और तब उतना स्पोर्ट्स में भी इतना अपॉर्चुनिटी नहीं थे। तब मुझे लगा कि पापा ने जो कहा था, आई थिंक वो सही है, कि एजुकेशन में ध्यान देना चाहिए और आगे निकलना चाहिए, कि जॉब फॉब में अपनी लाइफ सेटल करना चाहिए। तो मैंने उस वक्त 1 साल का गैप दिया था। मैंने बैडमिंटन से लीव लिया 1 साल। तब मेरे कोच थे जिन्होंने मुझे पैरा बैडमिंटन के बारे में बताया था, वो आए और मुझे बोले कि प्रमोद, ये क्या है, तुम गेम क्यों छोड़ना चाहते हो? मैं बोला कुछ है नहीं, और क्योंकि अगर टीम भी जा नहीं रही है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, और बहुत सारे कठिनाइयाँ आ रही है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि अदर स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग बैडमिंटन कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हमें शटल का यूज़ करना होता है, रैकेट्स के ये होते हैं। तो उन्होंने बोला जो एक्सपेंडिचर लगता है मैं बेयर करता हूँ, तुम खेलना शुरू करो, कि तुम में थोड़ा वो टैलेंट है। तो मैंने उनके
जो सब थे उसको एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ा और स्टार्ट करने लगा। तब जाके फिर 9 के बाद मैंने फिर 11 तो ड्रॉप हो गया था, 13 में फिर से वर्ल्ड चैम्पियन बना, फिर 15 बना, फिर 19, फिर 21, 23 उसके और बाद तो कौन सोचता छोड़ने का। हाँ नहीं, उसके बाद से सारा सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया। जैसे गवर्नमेंट का सपोर्ट स्टार्ट हुआ, आई थिंक गवर्नमेंट का सपोर्ट तो 2014 के बाद हुआ है। अच्छा। तब से हम खुद अपने एक्सपेंडिचर से या सपोर्ट से आगे बढ़ते थे। मतलब ये एज ए पैरा का नहीं, ये हर एक स्पोर्ट्स में यही था, बिल्कुल। क्योंकि तब इतना एक्सेप्ट क्रिकेट बहुत स्पोर्ट्स को उतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं था। मैं खुद प्रोफेशनल गोल्फर हूँ, मेरे को पता है कि बस अगर गोल्फ कोर्स पे भी अगर टीवी पे क्रिकेट मैच चल रही हो तो सब मुड़ के वहीं देखेंगे। हाँ, वो तो है ही। तो वो था। बट 2014 के बाद बहुत कुछ चीज़ें चेंज हुई और बाकी स्पोर्ट्स को भी थोड़ा थोड़ा वैल्यू मिलना स्टार्ट हो गया है। अभी अभी बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है और रिकग्नाइजेशन भी दिया जा रहा है। और उससे पहले आई थिंक अगर रेशियो लिया जाए तो 90 और 10 का था, जो कि उसका कुछ वैल्यू नहीं था। बट डेफिनेटली बाद में गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, फिर कंपनियां आई, सपोर्ट मिला। अब आज तो आप सबको पता ही है कि आज पैरा एथलीट को भी बहुत क्रेज है एज कम्पेयर टू अदर एथलीट्स ऑल्सो। आई हैव टू एड्रेस दिस क्वेश्चन, अब मेरे को बताइए अगर सही है कि नहीं। 2024 में एक कंट्रोवर्सी ऑफ सॉर्ट्स हुई थी जहां 18 मंथ्स का बैन लगा था। वो क्या था, क्यों था? था भी कि नहीं था? नहीं, डेफिनेट था, क्योंकि जो सच है वो तो डेफिनेटली रहेगा ही। और वो रीज़न था कि इंडियन एथलीट में अवेयरनेस का बहुत कमी है। अब ये नॉट ओनली मी, मेरे में ये ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार था। हिमा दास हो गए, उनको भी लगा था, आई थिंक 12 या 12 मंथ का लगा था, क्योंकि सेम फाइलिंग फेलियर, वेयर अबाउट फेलियर, फाइलिंग फेलियर, इसके लिए अवेयरनेस नहीं किया जा रहा था। जैसे फेडरेशन हो गया, कोई भी, वो सब अवेयरनेस करना ये नहीं करते कि हाँ उनको गाइडलाइंस है वो फॉलो कर रहे हैं, जस्ट वो था। एथलीट को अवेयरनेस किया नहीं जा रहा था, जिस कारण हमारे में अवेयरनेस की लैग थी। तो उसलिए बहुत सारे हैपेंस हुए, क्योंकि लाइक जैसे फाइलिंग फेलियर हो गया, तो फाइलिंग फेलियर में जस्ट एक था कि एक फॉर्म को ये फिल करके देना होता है, वेयर अबाउट फाइल करना होता है। हमारे टोटल 3 मंथ का 4 क्वार्टर होता है। तो आई थिंक 2023 का जनवरी मंथ का स्टार्टिंग था, उससे 10 दिन पहले हमें अपना 3 मंथ का एक्टिविटी सबमिट करना होता है वेयर अबाउट में। तो मैंने सबमिट किया था, बट कुछ टेक्निकल ग्लिच के लिए वो लैक हो गया। बट ये है कि वो इसलिए हुआ कि अवेयरनेस की कमी थी, जिस कारण मेरा ऑब्वियसली बहुत बड़ा लॉस भी हुआ। मैं पैरालंपिक 2024 पेरिस नहीं जा पाया। 15 दिन पहले ही मुझे नोटिस आया कि आपको हम सस्पेंड करते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही टफ था। और मैं कभी सोचा नहीं था कि पहली बार आपको ये नोटिस आया था कि आप, या किसी ने आपको उसके पहले? नहीं, इससे पहले हमारे 1.5 साल से, मैंने आपको 2023 से स्टार्ट हुआ था वो कन्वर्सेशन। तो उन्होंने हमसे क्लियरिफिकेशन मांगा था कि क्या रीज़न है ये, तो हमने क्लियर किया था। बट बहुत छोटी सी चीज़ थी, एक मतलब फाइलिंग फेलियर, मतलब आप समझते कि एक फॉर्म भरना है। बट डेफिनेटली अब आप ओलंपिक के पार्टिसिपेट करें तो कोई चीज़ आपके लिए छोटी नहीं, कोई चीज़ बड़ी नहीं, हर चीज़ बड़ी होती है। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन किया कि आप एटलीस्ट निग्लिजेंस हो। तो निग्लिजेंस होने का रीज़न ये नहीं था कि 18 महीना देना है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की, आप मुझे पेरिस ओलंपिक खेलने दीजिए। ऐसा नहीं था कि सब्सटेंट, अगर हम वाड़ा इसलिए बनाया गया है कि अदर एथलीट के साथ अनफेयर ना हो, फेयर रहना चाहिए। तो मेरा फाइलिंग फेलियर था, फॉर्म की गलती थी, तो मैंने रिक्वेस्ट की, बट उन्होंने कहा कि आप यू आर एग्जाम्पल। तो हम आपके जरिए एग्जाम्पल भी सेट करना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि यूज कर लो यार एग्जाम्पल सेट करने के लिए। बट क्या कर सकते हैं, वो था। बट डेफिनेटली गलतियां सबसे होती है। नहीं, सही बात है। तो इसमें फेडरेशन से सपोर्ट हुआ था या? डेफिनेटली गलतियां ऐसे नहीं, सबसे हुई है। मेरे से भी गलती हुई, फेडरेशन भी, सबसे थोड़ी थोड़ी गलतियां हुई है, तब जाके वो चीज़ हुआ है। बट फाइनली जब आप रिस्पॉन्सिबल हो होल एंड सोल, तो सब आपका ही
रिस्पॉन्सिबल रहता है। करेक्ट, एथलीट की लाइफ ही वैसी है कि आप जीतो तो आप पे, हारो तो आप पे, नहीं नहीं, खेलना जीतो तो तो आप पे। सब पे, हारो तो खाली आप। मैंने जब मैं आप पे रिसर्च कर रही थी, मैं कुछ हफ्तों से बहुत पढ़ा आपके बारे में, बहुत वीडियोस देखी, तो मैंने आपसे, इनफैक्ट जैसे मैं खुद एक एथलीट हूँ, आपसे मैंने बहुत इंस्पिरेशन ली और मैंने आपके लिए 2 लाइन लिखी थी, इफ यू डोंट माइंड। तो मैंने लिखा था, गिर कर संभलना है किस्मत का दस्तूर, हर जख्म सिखाता है जीने का गुरूर, गम के अंधेरों में उजाला ढूंढ ले, जमीन पर गिर के आसमां को छू ले। अरे थैंक बिकॉज यू। इतना इतना इंस्पिरेशनल आपका जर्नी सर, आप कहाँ से शुरू करके आज इंडिया को, हम अभी बात कर रहे थे, आप इजिप्ट जा रहे हो, आप बहरीन जा रहे हो, आप पेरिस जा रहे हो, आप कहाँ कहाँ खेल रहे हो, हर कोने में इंडिया का झंडा लहरा रहे हो, इज अ मैटर ऑफ लॉट ऑफ प्राइड। सो कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक पहले यू, तो। थैंक यू। सो चलो सर, आपकी प्री मैच रूटीन क्या है? आप एक मैच से पहले क्या क्या करते हैं? आ, सबसे पहले एक एथलीट या प्लेयर्स की लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो जो डिसिप्लिन है उस अकॉर्डिंग मैं अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ। मेरे किट से लेके एवरीथिंग सब ओके है कि नहीं, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ मेरी छूट जाए, मुझे बाद में जाकर मैच में मतलब बाद में मैच में मुझे वो रियलाइज़ हो कि नहीं ये मैंने मिस किया। तो मैं पहले प्रॉपर अपना सब कुछ रेडी करता हूँ, देन अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ कि आगे आगे क्या क्या करना है, और जाके तो मैं ऐसा कोर्ट में कोई उतरता हूँ। कोई गाना जो आप सुनते हैं मैच में जाने से पहले? हाँ, नहीं, इन ऐसा जनरली hype मैं song? 90s का गाना सुनता हूँ अच्छा, बेसिकली। जैसे कि कौन सा? किशोर किशोर कुमार हो गए एक आपका अपना। फेवरेट गाना उसमें से है जो आप मैच के पहले सुनते हो? अब मैं बहुत पुराना गाना सुनता हूँ जो कि मुझे अच्छे लगते हैं, तो क्योंकि बताइए कौन सा, हमें भी अच्छे लगते हैं। सागर किनारे हो गया, अच्छा। ये इन जनरल ये छोटे जो बहुत पुराने गाने हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पुराने गाने सुनो, स्लो सॉन्ग सुनना मुझे बहुत पसंद है, तो वो सुनता हूँ। और बेसिकली मेरा मानना यही है कि जो होता है ऑन द कोर्ट होता है। करेक्ट। हम अगर बाहर से या प्री प्लानिंग करके जाए कि हमें ऐसे खेलना है ये खेलना है, डेफिनेटली ये होता है। पर अगर हमारे अकॉर्डिंग गेम ना चले तो डेफिनेटली हम स्टक हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं। तो मेरा मानना है ऑन द कोर्ट, और ऑन द कोर्ट में थोड़ी प्लानिंग बाहर से होती है, थोड़ी प्लानिंग हम कोर्ट के अंदर जाए करते हैं, और आप वो चीज़ को क्रैक कर लेते हैं। तो वो सागर किनारे जो आप गाना बोल रहे हो उसमें से 2 लाइन भी सुना लो। ऐसे एक्चुअली मैं बहुत गंदा गाता हूँ, और जो आवाज कि तो अच्छी है, हम नहीं मानते कि आप गंदा गाते हो। नहीं, वो एक्चुअली सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो कोई कुछ भी नहीं। लवली सर, थैंक यू सो मच। तो मेरे को पता, मेरे नेक्स्ट मैच से पहले मेरे को कौन सा गाना सुनना है, या मैं ये पॉडकास्ट सुन लेती हूँ, इसके लास्ट के 2 मिनट सुन लेती हूँ इस पॉडकास्ट के। राइट सर, तो लास्टली मल्टीफिट एक वेलनेस एंड फिटनेस ब्रांड है जो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करता है। इट्स ऑल्सो अ कंपनी दैट आई रन। वी हैव 40 gyms अक्रॉस इंडिया, यूके एंड द यूएई। हमारे एक ईथॉस है मल्टीफिट का, एक मोटो है जो हम, इनफैक्ट जब हम एक दूसरे से मिलते हैं ऑल्सो वी से आई एम मल्टीफिट, हम हेलो हाउ आर यू नहीं बोलते हैं। तो आई एम मल्टीफिट मीन्स दैट आई एम फिट फ्रॉम माई माइंड, बॉडी एंड सोल। एंड इस इंटरव्यू के बाद, इस पॉडकास्ट के बाद, आई डोंट थिंक आपसे ज्यादा फिट फ्रॉम योर माइंड और कोई हो सकता है। तो सर, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मेक्स समबडी मल्टीफिट? हाउ डू यू फील कि आप मल्टीफिट हो? हाँ, आपने जैसे कहा, डेफिनेटली वो सबसे बेटर ऑप्शन है। पहले अपने आप को सोचना पड़ता है कि हम फिट हैं, और डेफिनेटली जब आप सोचते हो तो उस अकॉर्डिंग आप वर्क करते हो। जैसे अगर मैं सोचता हूँ कि मैं फिट हूँ या मैं अनफिट हूँ, तो मैं अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ। जैसे मैं सोचता हूँ आई एम द बेस्ट, मेरा एक, जैसे आपने बताया मल्टीपल मोटो है, मेरा एक मोटो है आई एम द बेस्ट। मैं जब कोर्ट में होता था तो मेरा थॉट एक ही चीज़ होता है कि आई एम द बेस्ट। सेम थॉट जैसे आपका जो कोर्स है कि मल्टीफिट का, वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अगर हम सोचते हैं और हैंडशेक करते हैं उस अकॉर्डिंग कि हम फिट हैं, हम मोरली अप है, तो डेफिनेटली आपका दिन अच्छा जाता है, सब कुछ अच्छा जाता है। सेम लाइक जैसे आई एम द बेस्ट थॉट मेरे को बहुत ग्रो अप देता है। मैं जब जैसे ही उतरता हूँ कोर्ट में, मेरा थॉट में यही रहता है कि आई एम द बेस्ट, और मैं बेस्ट ही रहता हूँ। बिल्कुल सर, वर्ल्ड नंबर 1 और क्या बोलेगा खुद को। राइट, तो नेक्स्ट, चलो सर, नेक्स्ट टाइम आपके आई एम द बेस्ट के बाद आई एम मल्टीफिट भी बोल देना, और देखना और जोश आएगा आपको। डेफिनेटली। राइट सर, दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, आप आए हमारे साथ, आपसे गपशप करने में बहुत मजा आया।
And I wish you all the best for all your future tournaments. And yeah, thank you for being here. Thank you so And to much. everybody watching, thank you so much for watching. Keep following us for more such episodes with such inspiring athletes, businessmen, people from all walks of life, and we'll catch you soon. Thank you.